भारत के दक्षिण छोर देवपुर गांव है, जहां रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। यहीं रहता है मोहन, एक अनाथ, मगर सच्चाई और मेहनत उसका सबसे बड़ा सहारा है। वह गांव के मुखिया के खेतों में काम करता था। मुखिया बहुत दयालु और नेक इंसान था। वह मोहन को अपने बेटे की जैसा समझता था। मोहन बेटा, अब तेरी शादी हो जानी चाहिए, जीवन को सहारा चाहिए। मालिक, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। आप जो भी तय करेंगे वही मुझे मंजूर है। शादी में जो भी खर्चा होगा वह हम दे देंगे। यह बात मुखिया का बेटा रोहन सुन लेता है और वह बहुत गुस्से में मुखिया जी के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आप मेरे रहते मोहन की शादी का खर्च क्यों उठा रहे हैं? वह हमारा नौकर है। अगर आप इसी तरह पैसा देते रहेंगे तो उसे इसकी आदत हो जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? मोहन मेरे बेटे जैसा है, वह नौकर नहीं है, यह मेरी संपत्ति है। मुझे जिसको भी देना है मैं उसको दूंगा। तुमको इससे क्या मतलब है? पिताजी, आप मेरी तुलना उससे कर रहे हैं। मैं आपका अपना बेटा हूँ। एक दिन आपको पता चल जाएगा अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराया का बात तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है अपना कौन है और पराया कौन है। ठीक है, तो आज से समझ लीजिए, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मोहन की आपका बेटा है। इतना बोल के रोहन गुस्से में चला जाता है। लगता है मुझे मोहन का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। नौकर होकर वह मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। यह अपमान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मुखिया जी मोहन की शादी पास गांव में करवा देता है। तनु, तुम्हारे आने से मेरी माँ की कमी पूरी हो गई है। इससे पहले हम अकेले ही घर में रहते थे। घर का काम भी तुम संभाल लेती है। इससे पहले हम अकेले ही सारा काम करते हैं। और एक बात बताता हूँ, मालिक मेरे लिए भगवान जैसे हैं। माँ बाप के मृत्यु होने के बाद उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, कभी भी मालिक का तुम अपमान मत करना। मैं समझ पा रहा हूँ, मुखिया जी का दिल बहुत साफ है और वो बहुत नेक इंसान है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाता है। एक दिन की बात है, रोहन मुखिया जी के पास जाता है और मुखिया जी से कहता है, पिताजी, मुझे 1 लाख रुपया की जरूरत है। मुझे कुछ काम है। तुमको इतना पैसा क्यों चाहिए? पैसे की क्या जरूरत है? वह मैं नहीं बता सकता। इतना सारा पैसा जो आप कमा रहे हैं, इतना सारा जो संपत्ति है और पैसे जो है, सब तो सिर्फ मेरे लिए है ना। तुमको यह पैसे जुआ खेलने के लिए चाहिए ना रोहन? मैं तुमसे कह रहा हूँ, संभाल जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं आपका बेटा हूँ, तब भी मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने मोहन की शादी में बिना सोचे हुए इतना सारा पैसा खर्च करती है। एक बार और सोच लीजिए। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। आज तक तुमने जीवन में क्या किया है? सारा जीवन सिर्फ तुम जुआ में पैसे उड़ाए हो। इसके अलावा तुमको आता क्या है? निकल जा यहाँ से। रोहन गुस्से में घर से निकल जाता है। मुखिया जी किसी आदमी को बुलाता है और उससे कहता है मोहन को बुला के ले आए। कुछ देर के बाद मोहन मुखिया जी के घर पर आता है। क्या हुआ मालिक, आपने मुझे बुलाए थे? हाँ मोहन बुलाए थे, क्योंकि रोहन फिर से पैसा मांग रहा था, क्योंकि इसका जुआ की आदत से बहुत परेशान हो चुके हैं। मुझे नहीं पता इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान मत हो। छोटे मालिक को समझाइए। आप उनको थोड़ा प्यार दीजिए, वो समझ जाएंगे। दिल के बुरा नहीं है। आप छोटे मालिक को अपने साथ गोदाम में काम में लगा लीजिए, जिससे उनके पास समय नहीं रहेगा। वह जुआ खेलने के लिए नहीं जाएंगे। धीरे धीरे वह सुधर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो मोहन, मैं आज से ही अपने साथ काम में लगा लेता हूँ। कुछ दिनों तक बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद गोदाम से पैसा चोरी करने लगता है। अगले दिन सुबह मुखिया जी जब गोदाम पर जाता है तो देखता है कि लॉकर में पैसा नहीं है। वह अपने सारे आदमी को बुलाते हैं और सभी से पूछता है। तभी रोहन भी आता है और कहता है, क्या बात है पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हो? तुम क्या लॉकर में से कोई पैसा निकाले हो? हम क्यों पैसा निकालेंगे? जब भी निकालेंगे तो आपको बताकर निकालते हैं। हमें तो लगता है मोहन ने ही पैसा निकाला होगा, क्योंकि उसको पहले से ही पैसे पर नजर था। आप उसको तिजोरी की चाबी भी देते थे। तभी मोहन भी वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ मालिक,
आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? देखिए, पिताजी चोरी करके ऐसे बात कर रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। छोटे मालिक, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ पता नहीं है। कहाँ पर चोरी हुई है? रोहन, तुम चुप रहो। मैं मोहन के खिलाफ ऐसा शब्द नहीं सुन सकता हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा मोहन पर है, तुम पर नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुम कह रहे हैं हो मोहन ने चोरी की है? पिताजी, आप साबुत की बात कर रहे हैं। एक बार मोहन की घर की तलाशी लेते हैं, वहां पर सारा साबुत मिल जाएगा। उसके बाद आप बताएगा आपको किस पर ज्यादा भरोसा है। मैं आपका बेटा हूं, तब भी आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मुझे तुम पर जरा भी विश्वास नहीं है। मुझे तो लगता है सबसे पहले तलाशी तुम्हारे कमरे की होनी चाहिए। ठीक है, आप बेशक मेरी कमरे की तलाशी लीजिए, और मेरी एक शर्त है, मोहन की घर की भी तलाशी होनी चाहिए। मुखिया जी अपने घर जाते हैं, अपने एक आदमी को बुलाता है और उससे रोहन की कमरे की तलाशी लेने के लिए बोलता है। तलाशी लेने के बाद भी रोहन के कमरे से कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मोहन की घर की भी तलाशी ली जाती है, जहाँ पर पैसे मिल जाते हैं। तभी मोहन कहता है, मालिक, मुझे नहीं पता कि मेरे घर में ये पैसा कहाँ से आया है। देखा पिताजी, मैंने आपको कहा था मोहन ने ही चोरी की। लेकिन आप कह रहे थे कि मोहन पर आपको हमसे भी ज्यादा विश्वास है। ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। मुखिया जी को बहुत बड़ा धक्का लगता है, कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। देखा तनु, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है। जो काम हम किए नहीं है उसका इल्जाम मुझ पर लगा है। पता नहीं ये पैसा घर में कहाँ से आया। मुझे लगता है किसी की साजिश है, आपको फंसाने के लिए। नहीं तो इतना सारा पैसा अपने घर पर क्यों रखता? सही कह रही है, मुझे भी यही लगता है। मुझे इस बात की टेंशन है मालिक, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे इसके बारे में बात करनी है। मैं अभी मालिक के घर पर जा रहा हूँ। आप अभी वहाँ पर मत जाइए, कुछ दिन के बाद जाएगी। तब तक पता कीजिए यह काम किसने किया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन के ऊपर चोरी का इल्जाम पूरे गांव में फैल चुका था। गांव वाले अब उसकी तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। मोहन टूट चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह किसी से बात भी नहीं करता, चुपचाप खेतों में काम करता और वापस घर चला आता। रात का समय था, मुखिया जी अकेले बैठे हैं। उनकी आंखों में बेचैनी और उदासी साफ झलक रही है। क्या सच में मोहन ने ये किया है? नहीं, उसका चेहरा, उसकी आंखें सब गवाही दे रहे थे कि वह निर्दोष है। लेकिन फिर ये पैसे उसके घर में कैसे पहुंचे? तभी एक नौकर चुपचाप आकर कहता है, मालिक, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन डर लग रहा है। डर मत, सच बोल। मैंने उस रात देखा था, छोटे मालिक देर रात गोदाम से कुछ निकाल रहे थे और फिर चुपके से मोहन के घर की तरफ गए थे। क्या रोहन ने? मुखिया जी को अब पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी। अगले दिन मुखिया जी पंचायत बुलाते हैं। गांव के चौपाल पर भीड़ लगी है। सबकी नजरें मुखिया जी पर है। मोहन और तनु पीछे खड़े हैं। रोहन ताव भरे चेहरे के साथ, लेकिन भीतर से घबराया हुआ था। गांव वालों, आज मैं एक बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। मोहन पर जो चोरी का इल्जाम लगा है वह झूठा है। उससे कोई जानबूझकर बसाना चाहते था। असली चोर और गुनहगार कोई और है। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। तभी मुखिया जी सख्त आवाज में बोलते हैं, रोहन, सच बताओ, क्या तुमने गोदाम से पैसे तुमने चुराए हो और मोहन के घर में रखे दिए हो? नहीं नहीं पिताजी, ऐसा आपको किसने कहा? मैं ऐसा क्यों करूँगा? ठीक है, अगर तुम सच्चाई नहीं बताओ कि कोई बात नहीं, मैं तुमको सिर्फ एक मौका देना चाहता था। तभी नौकर और 2-3 गवाह आगे आते हैं और कहते हैं, छोटे मालिक, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने अपनी आंखों से देखा है, देर रात गोदाम से पैसे निकालकर मोहन की घर की ओर जाते हुए। यह बात सुनकर सभी गांव वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। रोहन का चेहरा लाल हो जाता है, माथे से पसीना बहने लगता है। रोहन, क्या ये सच है
क्या तूने अपने ही भाई पर इल्जाम लगाने के लिए ये गंदा खेल खेला? जी हाँ पिताजी, मैंने ही किया। मुझे डर था कि आप मोहन को अपना बेटा मानकर मुझे भूल जाएंगे। ईर्ष्या ने मेरी आंखें अंधी कर दी थी। मैंने सोचा था अगर उस पर दाग लगाऊंगा तो वह आपकी नजरों से गिर जाएगा, लेकिन मैं ही गिर गया। मालिक, मैंने आप पर जिंदगी भर भरोसा किया है। आप ही मेरे भगवान हैं। अगर मैं गुनहगार निकलता तो बिना सफाई दिए सजा स्वीकार कर लेता, लेकिन आज सच आपके सामने है। छोटे मालिक, आप इस तरह क्यों सोचने लगे? मैं आपका हक छीन रहा हूँ। मैं तो हमेशा चाहता था कि आप सुधर जाएं। मालिक जी को गर्व हो आप पर। मोहन बेटा, मुझे तुम पर कभी शक नहीं था। मैं जानता था तुम निर्दोष हो। तुम ही मेरे सच्चे बेटे हो। रोहन ने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, लेकिन तुमने मेरी इज्जत बचा ली। रोहन अपना सिर झुकाकर खड़ा है, आंखों में शर्म और पछतावा। मुखिया जी की आंखें भर आती है। वह दोनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं। रोहन, तू मेरा खून है, लेकिन खून से रिश्ता टिकता नहीं है अगर दिल से रिश्ता न हो। तूने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू सुधर जाए। और मोहन, तूने साबित कर दिया कि असली बेटा वही है जो अपने बड़ों की इज्जत बचाए, चाहे उस पर झूठा इल्जाम ही क्यों न लगे। मुखिया जी पूरे गांव की तरफ देखते हैं। भाई, मैं जानता हूँ मैंने आपका निराश किया है, लेकिन मैं आज एक कसम लेता हूँ। मैं खुद को बदलूंगा, मेहनत करूंगा और ऐसा मुकाम हासिल करूंगा कि आपको गर्व होगा मुझ पर। बस मुझे अकेला मत छोड़ना। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। भाई, सच्चा बेटा वही कहलाता है जो अपने घर, गांव और माँ बाप का मान बढ़ाए। आओ, हम दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी निभाई और सबके लिए मिसाल बने। गांव वाले खुशी से चिल्लाते हैं, मोहन जिंदाबाद, सच्चा बेटा जिंदाबाद। सच्चा बेटा खून से नहीं, कर्म और सच्चाई से पहचाना जाता है। जिसने दूसरों की इज्जत और भरोसा बचाया, वही असली वारिस है। और यही सच्चाई देवपुर गांव ने उस दिन देखी।